सुबह का वक्त। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली बनी हुई थी, जो कि दिखने में काले रंग की लग रही थी। वो पूरे काले रंग की हवेली थी, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस हवेली के आसपास सिर्फ घना जंगल बना हुआ था और वो जंगल के पेड़ लहरा रहे थे। वो साय साय की आवाज के साथ हिल रहे थे। वही उस हवेली पर बड़े बड़े अक्षरों में नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, डार्क ब्लैक, जिस पर थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, और वो गोल्डन कलर की प्लेट में ब्लैक अक्षरों से लिखा हुआ वो धूल में भी अट्रैक्टिव लग रहा था। वही उस हवेली के अंदर देव सिंगल सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। वही उसके सामने वही तीनों लड़के, जिन्होंने क्लब में तारा के साथ बदतमीजी की थी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठे हुए थे। उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर थोड़ी चोट भी लगी थी। देव ने उन्हें ज्यादा मारने से मना किया था, क्योंकि उसने उनके लिए बहुत ही अच्छी सजा सोच रखी थी। उन्हें बस थोड़ा सा मारा गया था। देव उन्हें देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों को अपने बिस्तर में ले जाने का, अपने बिस्तर की शोभा बनाने का। क्या हुआ जब कोई लड़की तुम्हें अपने बिस्तर में लेकर जाए और तुम्हारे साथ वो सब करें जो तुम एक लड़की के साथ करते हो। वो तीनों लड़के, जो अभी तक अपनी गर्दन झुकाए हुए बैठे थे, वो देव का ऑफर सुनकर देव की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आप हमें सजा देने की जगह तो हमारा मजा करवा रहे हैं। हमें तो बहुत मजा आएगा। बुलाए तो जरा उन लड़कियों को, मजा आ जाएगा हमें तो लड़कियों के साथ करते हुए। लड़कियां हमारे साथ में, हम उनके साथ करेंगे, मजा आ जाएगा हमें तो। इतना बोलकर देव अपनी जगह से उठा और हंसने लगा। उनकी हंसी बहुत ही ज्यादा गंदी थी। देव उनकी बात सुनकर तेज आवाज में बोलता है, गर्ल्स। तभी वहां पर करीब 12 लड़कियां अंदर आ जाती है, जिन्होंने बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े छुपाने से ज्यादा उनकी बॉडी को दिखा रहे थे, और लड़कियां थोड़ा सा मोटी थी, जिन पर वो कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो तीनों लड़के उन लड़कियों को देखते हुए बोलते हैं, सर आपने तो कहा था हमें लड़कियां देंगे, यहाँ तो मोटी भैंस है, हमें उनके साथ नहीं जाना है। उनमें से एक लड़की उन लड़कों के मुंह से मोटी भैंस सुनकर गुस्से में बोलती है, मोटी भैंस किसको बोला, हम कॉल गर्ल्स है, हमें कॉल करके बुलाया जाता है और तुम हमें मोटी भैंस बोल रहे हो। हम अब तुझे बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा ये फिगर तुझे नहीं दिख रहा है, अब तुझे बेड पर ले जाकर अच्छे से मसलेंगे। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है, आंटी हमें लड़की चाहिए, आंटी नहीं, आप अपने टाइप का अंकल जाकर ढूंढिए। उनमें से एक लड़की बोलती है, आंटी किसको बोला, हम तुझे अपनी सारी जवानी दिखाते हैं। फिर वो देव की तरफ देखने लगती है। देव उन्हें देखते हुए बोलता है, एंजॉय गर्ल्स। देव का इतना ही बोलना था कि वो लड़कियां चार चार ग्रुप में बन जाती है और एक एक लड़के को घसीटकर वहां से ले जाने लगती हैं। तभी वहां पर किसी की तेज आवाज आती है, रुक जाओ। सब लोग उस तरफ देखते हैं, जहां पर शौर्य खड़ा हुआ था। शौर्य ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट पर डाले हुए थे और आंखों पर शेड चढ़ाए हुए थे। वो अपने अंदाज में अंदर आता है और एक नजर देखकर उन लड़कों को देखते हुए घूरते हुए बोलता है, ये हमारा शिकार है, इन्होंने हमारी बहन पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश की है, इन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। इनकी हम बोटियां करके, जैसे कि हमारी बहन ने कहा था, कोलकाता के चौराहों पर डालेंगे, और हम अपनी बहन की बात तो पूरी करेंगे ना, हम उसके अच्छे भाई जो ठहरे। हमारी बहन हमसे जो एक बार बोल दे और हम उसे मना कर दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिर देव की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम हमारी बहन और हमारी बहन के मैटर से दूर रहो। देव शौर्य को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी बहन के हिसाब से उन्हें सजा देनी है ना, दे देना, लेकिन इन्होंने मेरी जान पर अपनी गंदी नजर डालने की सोची है। पहले इनको इनकी गलती की सजा, उनकी गंदी नजरों की सजा तो मिल जाए, उसके बाद तुम बेशक आराम से अपनी सजा देते रहना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। और फिर उन गर्ल्स को देखते हुए तेज आवाज में बोलता है, गो एंड डू योर वर्क। वो लड़कियां अपनी गर्दन हवा में हिला दी और उन लड़कों को पकड़कर वहां से ले जाती हैं। वेदांश, जो मेन गेट से अंदर आ रहा था, देव को देखते हुए बोलता है, ये सब क्या है देव, आपने कॉल गर्ल्स को यहाँ पर बुलाया है। पहले तो आपने उन लड़कों को सिर्फ हमारे गार्ड्स के हवाले किया था, लेकिन इस बार आपने कॉल गर्ल्स को बुला लिया। देव सिंगल सोफे पर पूरी तरीके से लीन होकर बोलता है, भाई हम देव ठाकुर हैं और देव ठाकुर को अलग अलग सजा देने में बहुत मजा आता है। वो सजा तो छोटी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारी जान की रैगिंग की थी, लेकिन इन लोगों ने हमारी जान पर अपनी गंदी नजरें डालने की कोशिश की है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनकी सजा भी बिल्कुल वैसे ही होगी।
बहुत शौक है ना इनको लड़कियों को अपने बिस्तर पर ले जाने का। अब इनका शौक पूरी तरीके से निकलेगा जब वही लड़कियां उनके साथ वही करेगी जो ये लड़कियों के साथ करते हैं। वहां पर उन लड़कों की चीखों की आवाज आने लगती है। शौर्य अभी भी वहीं खड़ा देव को लगातार देख रहा था। वेदांश देव को पकड़कर वही सोफे पर बैठते हुए बोलता है, तुम हमारे भाई को ऐसे घूरना बंद करो। तुम्हारी बहन ने जो कहा है तुम वो सजा दे देना ना उन्हें। अब क्या घूर कर हमारी हवेली में गड्ढा करने का इरादा है क्या, या फिर कोई पिलर तोड़ने का? चुपचाप से यहाँ आकर बैठ जाओ और ये चीखें एंजॉय करो जो तुम्हें सुकून देंगी। बाकी का सारा सुकून तुम उन्हें मार कर अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरी कर देना, ठीक है? अब जाकर के बैठो। वो उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है। शौर्य वेदांश को घूरते हुए बोलता है, तुम हमें ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें शौर्य रंधावा को ऑर्डर दो? हम तुम्हारा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तुम लोग उन लड़कों को कैसे उन 4-4 लड़कियों के हवाले कर दिए, कैसे झेलेंगे वो लोग? वेदांश उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उन लोगों से, तो जाकर बचा लो, लेकिन याद रखना वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमारे भाई ने तुम्हारी बहन को बचाया, तो उन लोगों को पहले सजा देने का हक सिर्फ हमारे भाई का है। चुपचाप से आकर बैठो, नहीं तो हमारी हवेली से दफा हो जाओ। शौर्य उसे घूरते हुए कुछ बोलने को होता है, तभी देव बीच में आकर बोलता है, आप दोनों को फिर से स्टार्ट हो गया कोल्ड वॉर। अपना ये कोल्ड वॉर बाद में करना, अभी हमें सुकून से बैठने दीजिए और एंजॉय करने दीजिए। इन लोगों की चीखें हमें सुकून देंगी। शौर्य भी वेदांश को घूरते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वेदांश भी आकर उस सोफे पर बैठ जाता है और वो अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसके कानों में एक बार फिर से उन लड़कों की चीख सुनाई देने लगती है। अब उस पूरी हवेली में उन लड़कों की चीखें गूंज रही थी। वही कमरा के अंदर वो चारों लड़कियां उस एक लड़के के ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़ी थी। कोई उसे किस कर रहा था, कोई उसे बाइट कर रहा था, सब लगातार उसे जकड़ी हुई थी। वो लड़कियां बड़ी ही बुरी तरीके के साथ फिजिकल भी हो रही थी, जिससे उस लड़की की चीख निकल रही थी। क्योंकि वो फिजिकल होने के साथ साथ उसके साथ पूरी तरीके से वाइल्ड भी हो रही थी, जो उस लड़के से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो लोग उनके साथ इतनी ज्यादा वाइल्ड हो रही थी कि अब उन लड़कों के आंसू भी निकलने लगे थे और वो बेहोश होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन वो लड़कियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब नीचे उन लड़कों की चीखने की, चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी, जिसे समझकर साफ पता चल रहा था कि अब वो लड़के या तो बेहोश हो गए हैं या फिर उनकी आवाज ही निकलना बंद हो गई है। थोड़ी देर बाद ऊपर के तीनों कमरे के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और उनमें से वो लड़कियां बाहर निकल कर आती हैं। वो लड़कियां आराम से चलते हुए नीचे आ रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्हें आज बहुत ही ज्यादा सुकून मिला हो। वो लड़कियां नीचे आकर देव और उन तीनों के सामने खड़े होकर बोलती हैं, सर, ये अपने किन लोगों के लिए हमें बुलाया था? ये तो हमें झेल ही नहीं पाए। बेहोश हो गए, हमारा पेमेंट दीजिए, बड़े ही चंपू लगते हैं। देव उनके सामने टेबल पर नोटों की 6 गड्डियां मोटी मोटी फेंकता है और उन्हें देखते हुए बोलता है, जाओ एंजॉय करो। वो मुस्कुराते हुए वो गड्डियां उठा लेती है और वहां से मटकते हुए चली जाती हैं। शौर्य उन्हें देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, ये कैसी लड़कियां बुलाई थी, अजीब, टोटली अजीब। और देव को देखते हुए बोलता है, आप लड़कों को सजा देनी है हमें, वही सजा दूंगा जैसे कि हमारी बहन ने बोला था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें बताओगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा हमारी बहन के साथ उस क्लब में क्या हुआ था? बस एक बार वो लड़का और मिल जाए जिसने हमारी बहन के साथ ये सब किया, जिसकी वजह से हमारी बहन के सपने टूटे हैं और वो प्रेग्नेंट हुई है। उसका हम वो अंजाम करेंगे। उसकी रूह तक कांप उठेगी और वो 100 जन्म तक यही सोचेगा कि मैं जन्म लूं, लेकिन शौर्य रंधावा के आसपास नहीं, उसकी कंट्री में भी जन्म न लूं। शौर्य की ये बात सुनकर देव के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो खुद को नॉर्मल कर लेता है और अपने गार्ड्स को उन लोगों को लाने को बोलता है। वो गार्ड्स उन लड़कों को लेने के लिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उन लड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और लड़कियों ने लड़कों की हालत पूरी तरीके से खराब कर दी थी। वो लड़के पूरी तरीके से अधमरे बेड पर पड़े हुए थे। वो गार्ड्स उन्हें नीचे ले आते हैं। जब शौर्य उन लड़कों की हालत देखता है, जिनके पूरे बदन में सिर्फ काटने और खरोचने के निशान थे, वो देव को देखते हुए बोलता है, क्या चीज बुलाई थी तुमने? उनकी हालत तो देखो, अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनकी बोटियां काटने में
लेकिन वो मजा अलग है जब उनके जिंदा रहकर उनकी बदन का एक एक हिस्सा तलवार से काटा जाए और उनकी चीख निकले। वो सुनकर हमें सुकून मिलेगा, लेकिन वो चीख हम अभी भी निकलवा सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से उठ जाता है और वही दीवार पर टंगी तलवार अपने हाथों में पकड़ लेता है और उन्हें बिल्कुल एक तलवार की तरह घूमने लगता है। देव और रेदांश आराम से सोफे पर बैठकर शौर्य को देख रहे थे, जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तलवारबाज लग रहा था। शौर्य आगे आता है और दोनों तलवारों से एक लड़के के बाजू को काट देता है। वो लड़के जो अधमरे तो हो गए थे, लेकिन जब उनकी बाजू कंधे से अलग होती हैं, उनकी एक जोरदार चीख उस पूरी हवेली में गूंज जाती है। वैसे भी वो हवेली डार्क ब्लैक नाम से ही मशहूर थी और उस हवेली के अंदर हर चीख डार्क दिल दहलाने वाली ही होती थी। शौर्य फिर नीचे उसके पैरों की तरफ आता है और सबसे पहले उसकी टांगों के बीच में एक वार करता है, जिससे उस लड़के की एक जोरदार चीख एक बार फिर उस पूरी हवेली में गूंज जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे तलवार को उसके पैरों के पीछे मार देता है। उसके पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। अब बस उसकी धड़ थी, बाकी उसके पैर, उसके हाथ उसके बदन से अलग हो गए थे। शौर्य चाहता तो पहले उसकी गर्दन को उसके बदन से अलग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसके पेट के पास तलवार से एक वार करता है और एक बार फिर उसकी चीख उस पूरे हवेली में गूंज जाती है। आज शौर्य ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। वो बिल्कुल नरक का देवता लग रहा था इस वक्त। उसकी वो आइस पूरी तरीके से लाल थी। एक तो उसकी वह ब्लू आइस ऑलरेडी थी, ऊपर से गुस्से में उसकी आंखें पूरी ऐसी लगती थी जैसे कि अभी उसकी आंखों से खून निकल आएगा। वो इतना ज्यादा डरावना लगता था। इस वक्त उसकी पूरी सफेद शर्ट पर खून ही खून लगा था, तो उसके चेहरे पर भी खून की छींटे लगे हुए थे। उसकी शर्ट उसकी पेंट से बाहर निकल आई थी और उसके वो काले बाल पूरी तरीके से उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो इस वक्त पूरा का पूरा यमराज लग रहा था। वो धीरे धीरे करके उस आदमी की बोटियां छोटी छोटी करके काटने लगता है। खून के छींटे बार बार उसके चेहरे, उसकी शर्ट पर आ रहे थे। वही वो दोनों लड़के अपने साथी की ऐसी हालत अपनी आंखों से देख रहे थे। उनकी आंखें अधखुली हुई थी और डर के मारे उनकी आंखों से अब पानी निकलना स्टार्ट हो गया था। वो डर के मारे अपनी हालत में भी कांप रहे थे और उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। लेकिन उन्हें ये जिंदगी भीख में नहीं वाली थी। पहली बार शौर्य किसी को अपने हाथों से मौत की सजा दे रहा था। जब भी उसे धोखा मिलता था, तो वो हमेशा इंसान की हालत ऐसी कर देता था। मारता नहीं था उसे, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि वो अपनी मौत की भीख खुद मांगता था। लेकिन उसे मौत नसीब नहीं होती थी। उसने सिर्फ उस फॉरेनर को मारा था, क्योंकि उसने उसकी बीवी, उसकी वाइफी के ऊपर गंदी नजर डाली थी और एक बार फिर वो लोगों को मौत के घाट उतार रहा था, क्योंकि इन लोगों ने उसकी बहन के ऊपर अपनी गंदी नजर डाली और उसकी बहन ने बोला था उसका भाई उनको मारकर उनकी बॉडी को चौराहे पर डालेगा और कुत्तों को खिलाएगा, और वो उनकी बोटियां करके उनको कुत्तों को खिलाने वाला था। वो अपनी बहन का कहा कैसे टाल सकता था। डार्क ब्लैक, वहां का बड़ा खौफनाक नजारा था। वहां खड़े हर एक इंसान के लिए सिर्फ वो दो लोग ही दहशत से नहीं कांप रहे थे। आज वहां खड़े बाकी लोगों ने भी शौर्य का एक अलग रूप देखा था, और जो हमेशा शांत रहता था लेकिन उसका गुस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक था। ये बात कोलकाता के हर एक इंसान को मालूम थी कि शौर्य रंधावा को जब गुस्सा आता है तो उसे सामने किसी को भी नहीं देखता। शौर्य एक ऐसा इंसान था जो शांत तो रहता था, लेकिन उसकी वह शांति तब तक रहती थी जब तक कोई उसके अपने को नुकसान न पहुंचाए। वह एक पल को खुद पर हुए वार को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जब वह बार बार उसके किसी अपने पर होता था, वह बर्दाश्त नहीं करता था और उस इंसान को वहीं जमीन पर दफन देता था। उस इंसान को धोखा देने वाले इंसान को कभी मौत नहीं देता था, सिर्फ उसकी जिंदगी मौत से बदतर बना देता था। लेकिन उसने उसे मौत नहीं दी थी, क्योंकि हमेशा किसी न किसी इंसान की सबकी कोई ना कोई फैमिली होती है, और जो भी उसे धोखा देता था उसकी भी अपनी एक फैमिली होती थी। वह उस इंसान की जिंदगी तो मौत से बदतर बना देता था, लेकिन उसकी फैमिली को हर एक वह चीज मिलती थी जो उन्हें चाहिए होती थी। उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। वह वही देव, और रिदांश ने भी शौर्य का एक खौफनाक चेहरा आज पहली बार देखा था। वह दिखने में इस वक्त पूरा हैवान लग रहा था। उसके पूरे चेहरे में, कपड़ों में, उसके हाथ, उसके वह ब्लैक साइन करने वाले शूट सबसे खून से ही सने हुए थे। वह बिना किसी से कुछ बोले अपना काम करने में लगा हुआ था। उसे एक लड़के की बोटी को काटने के बाद वह दूसरे लड़के की तरफ आ जाता है। वह लड़का अपनी डर भरी नजरों से उसको देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। डर नजर क्यों ना हो,
उसने अभी अपने बगल वाले साथी को इतनी बुरी तरीके से मरते देखा था कि उसका डरना जरूरी था। क्यों वो तारा के पीछे गया? क्यों क्यों उसने तारा को छुआ? देव उसके एक हाथ को देखते हुए बोलता है, तूने इसी हाथ से हमारी बहन को छुआ था ना? तेरे हाथों को तेरे इस शरीर में रहने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर वह उसके हाथ को एक ही झटके में उसके बदन से अलग कर देता है। धीरे धीरे करके वह उस लड़के का भी वही हाल करता और खून के छींटे उसके पूरे बदन पर आ रहे थे। उसकी पूरी शर्ट खून से सनी हुई थी। वह सफेद शर्ट में सिर्फ और सिर्फ खून के छींटे थे। वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह सफेद शर्ट है ही नहीं, वह एक लाल शर्ट है। खून लाल शर्ट में कुछ जगह था जहां जो सफेद दिख रहा है, वरना पूरी की पूरी शर्ट लाल ही लग रही थी। खूनी लाल रंग की बनी हुई वो शर्ट उस लड़के की भी बोटियां कटकर एक ब्लैक कलर के बैग में भर देता है। अब बारी उसे आखिरी लड़के की थी। वह लड़का अपने कांपते हुए बॉडी से अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी लड़खड़ाती जबान में बोलता है, सर मुझे छोड़ दीजिए। मुझे पता है मैंने गलती करी है। अब मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। वैसे ही बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। शौर्य उसे देखते हुए बोलता है, तकलीफ हो रही है तुझे? जब यही तकलीफ बाकी लड़कियों को देता है तब तुझे नहीं महसूस होती उनकी यह तकलीफ? और तू तो हर काम में अपने दोस्तों का साथ देता है ना, तो तुझे कैसे छोड़ दूं? तू तो इनका साथी, इनका भागीदारी है, तो इसमें भी तुझे इनका भागीदारी बनना पड़ेगा। वह सरकास्टिक वे में बोलता है और उसके ऊपर भी उसे तलवार से वार करना लगता है। धीरे धीरे करके वह उसे लड़के के भी सारे बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से अलग कर देता है और फिर क्लास में उसकी गर्दन को भी उसके बदन से अलग कर देता है। फिर उसकी उसे कटे पार्ट्स को भी काटने लगता है और उनकी छोटी छोटी बोटियां करने लगता है। वह उसको को ऐसे काट रहा था जैसे वह इनमें माहिर हो, लेकिन वह इनमें माहिर नहीं था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। इस वक्त कैसे कोई उसकी बहन पर अपनी गंदी नजर उठाकर देखे और वह उसे छोड़ दे। देव को भी शौर्य से थोड़ा डर लग रहा था। शौर्य के चेहरे पर बार बार खून के छींटे आ रहे थे और वही उसकी शर्ट में, उसके वह ब्लैक पेंट भी उसकी वह खून से ढकी हुई थी। उसे देखा ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने खूनी लाल कपड़े पहने या फिर खून से नहाया हो। उन सब की बोटियां करने के बाद उन्हें वह प्लास्टिक बैग में डाल देता है और देव और रिदांश की तरफ अब जाकर मुड़ता है। वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक डरावना लग रहा था। देव तो उसे देखकर डर जाता है और रिदांश के बिल्कुल बगल में चिपक कर बैठ जाता है। रिदांश शौर्य को देखते हुए बोलता है, अब क्या तुम यहाँ पर खड़े होकर हमारे गार्ड्स को भी मार डालना चाहते हो? चुपचाप जाकर नहा लो, ऐसा लग रहा है खून की होली खेलकर आए हो। शौर्य तिरछे मुस्कुराते हुए बोलता है, खून की ही होली ही तो खेली है, तुम भी खेलना चाहोगे? आफ्टर ऑल जीजा हो तुम हमारे, तो खून की होली खेलने साथ में तो बनती है। रिदांश उसे हाथ दिखाकर दूर रहने का इशारा करता है और बोलता है, ऊपर वह फिफत वाले रूम शावर ले लो और वहां कुछ कपड़े रखे, पहनकर नीचे आओ। दिखने में ऐसा लग रहा है जाने के इतने दिन से नहाए नहीं हो। और उसे अपनी आंखें छोटी करके खुलता है और रिदांश के कमरे में चला जाता है। शौर्य के जाने के बाद जब रिदांश को सेटिस्फाई होता है कि शौर्य वहां से फिर पूरी तरीके से चला गया है, रिदांश देव का हाथ पकड़कर उसे हवेली के बाहर लेकर आता है और बिल्कुल बैक साइड में उसे लाकर उसे घूरने लगता है। देव अपने भाई को ऐसा खुद को घूरता हुआ देखकर उससे बोलता है, भाई क्या हुआ है? आप हमें क्यों घूर रहे हैं? रिदांश उसे घूरते हुए बोलता है, ये बताओ तारा जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वह तुम हो ना देव? रिदांश की बात सुनकर एक पल के लिए तो देव थोड़ा हिल जाता है, फिर खुद को नॉर्मल करके बोलता है, भाई आप कैसे बात कर रहे हैं? हमने आपसे पहले भी कहा था, हमें नहीं पता है, हम उससे प्यार करते हैं तो हम खुद को अपना बना लेंगे। अपनाना चाहते हैं, प्यार करते हैं उसे, उसके लिए हम उसका बच्चों को अपना सकते हैं। रिदांश उसे घूरते हुए बोलता है, आप हमें उल्लू बनाना बंद करिए। आपके बारे में हमें आपके अच्छे से हर चीज की खबर रहती है। आप जो नहीं बोलते हम वह भी समझ जाते हैं। अभी जब शौर्य ने तारा के बच्चे वाली बात कही थी और बोला था, उसे इंसान को ढूंढकर उसे ऐसी सजा देखे देगा तो जिंदगी भर याद रखेगा और शौर्य रंधावा के करीब पैदा होने की गलती नहीं करेगा, तब आपकी शक्ल में 12 क्यों बज गए थे? आपने आज देख ही लिया है शौर्य का गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। आप हमें बता दोगे तो हम आपको उसके गुस्से से बचा सकते हैं, वरना उसके गुस्से से कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। अगर वह आप है तो अभी भी वक्त हमें बता दीजिए।
देव वेदांश को देखते हुए बोलता है, भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम जबरदस्ती का ये गलत इल्जाम अपने सर थोड़ी ले सकते हैं। हम सच बोल रहे हैं। हम वह नहीं है। बस हम भी यह सोच रहे थे कि अगर वह मिल गया तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हमारे एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो गए थे और हमने आपसे पहले भी कहा है, हम वह लड़के नहीं हैं। हम तारा से प्यार करते हैं। सच्चा वाला प्यार। पसंद आ गई है वह हमें और हम उससे शादी करना चाहते हैं और हम उसके बच्चे को भी अपना नाम देने को तैयार है। प्यार करेंगे उसको, बहुत ज्यादा प्यार, खुद से भी ज्यादा उसको प्यार करेंगे। बस आप हमारी शादी तारा से करवा दीजिए, हमारी जान से। रिदांश उसकी बात सुनकर बोलता है, आप चिंता मत करिए, हम करवा देंगे। शाम का वक्त। कोलकाता के चौराहे पर अचानक ही बहुत सारी गाड़ियां निकलने लगती हैं और कोलकाता के अलग अलग चौराहा पर बहुत सारे ब्लैक बॉक्स पड़े हुए थे, जिनके आसपास कुछ कुत्ते नजर आ रहे थे। कोलकाता में जितने भी चौराहे थे सब जगह ब्लैक गाड़ियां निकल रही थी और वही उन ब्लैक गाड़ियों से वह ब्लैक बाइक्स फेंके जा रहे थे। उसे गाड़ी में ना ही कोई नेम प्लेट थी और ना ही वह गाड़ी का कोई आता पता था। वह गाड़ी किसकी है? वह गाड़ी गुमनाम गाड़ियां थी और उन्हें गुमनाम गाड़ियों से वह ब्लैक बाइक्स फेंकी जा रहे थे। उन ब्लैक बाइक्स के वहां चौराहे में देखते हुए उनके आसपास बहुत सारे कुत्ते मंडराने पर लगते हैं और उन ब्लैक पॉलिथीन से हल्का हल्का खून रस रहा था। वह कुत्ते ब्लैक पॉलिथीन के पास आते हैं और उन्हें अपने दांतों से फाड़ने लगते हैं। वह जैसे ही उन पॉलिथीन उसको फाड़ते हैं उनके अंदर से बहुत सारी बोटियां निकलती है और वह कुत्ते उन बोटियों पर झपट पड़ते हैं। वह कोई मामूली किसी जानवर की बोटियां नहीं थी, वह इंसानों की बोटियां थी। शौर्य जो अपने मेंशन के बने ऑफिस में बैठकर आराम से अपने लैपटॉप पर वहां सारा नजारा देख रहा था, उसके चेहरे पर एक सुकून झलक रहा था। वह खुद से ही बोलता है, तारा तुम चिंता मत करना। तुम हमें बताओ या ना बताओ, हमें तुम्हारे हर पल की खबर रहती है और तुम्हारा ही भाई तुम्हारा हर वह कहाँ पूरा करेगा जो तुम अपने भाई से बताओगे या ना बताओगे, लेकिन तुम्हारा भाई है, तुम्हारी हर एक बात पूरी करेगा। तुम चिंता मत करो। बोलते हुए वह अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान थी, जैसे उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ मेघा को तारा के रूम से गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वह पेट में लेडी एक तक सीलिंग को ही देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। वह न ही अपनी पलकें झपका रही थी, ना ही कुछ कर रही थी। वह बस एक तक उस शिवलिंग को देखे जा रही थी। वहीं तारा उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी उसके दिमाग पर कुछ आता है और वह जल्दी से कंट्रोल से एक इंजेक्शन निकाल लेती है। उसने उस इंजेक्शन पर दवाई भरते हुए देखा और देखते हुए बोलती है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की वजह से तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं आएगी, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। हमने जो गलती की है, हम तुम्हें वह गलती तुम्हें नहीं करने देंगे। हम इन सब टेंशन में एक गलती कर ली। हमने नहीं इंजेक्शन लिया और नहीं दवाई ली, इसकी वजह से हम प्रेग्नेंट हो गए। उस इंसान के बच्चे का की माँ बनने वाले हैं, लेकिन हम तुम्हें ये इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं आएगी, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, तुम्हारे सपने नहीं टूटेंगे। मेघा बिना तारा को देखे वही शिवलिंग को एक तक देखते हुए बोलती है, जब इंसान खुद ही टूट गया हो तो उसके सपने टूटने से क्या ही फर्क पड़ता है। जब इंसान में ही हिम्मत नहीं है, वह खुद ही पूरी तरीके से टूट गया, बिखर गया है, तो वह अपने सपने क्या ही पूरे करेगा। तारा मेघा को समझाते हुए बोलती है, मेघा तुम अभी भी अपने सपने पूरे सकती हो, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत और हौसले की जरूरत है। तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगे, खुद को संभाल लोगी। हमने भी खुद को संभाला है। तुम जिस वजह से गुजर रही हो, उसे वैसे हम गुजर चुके हैं। हमें पता है कैसी हालत होती है ये, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने मॉम डैड के लिए, आर्यन के लिए। बोलते हुए वह मेघा को इंजेक्शन लगा देती है। मेघा तारा की कमर में अपने हाथ लपेटकर उसके गोद में अपना सर रखकर रोते हुए बोलती है, तारा मैं अपने घर वालों को कैसे फेस करूंगी? मैं कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे गलत ना समझ बैठे। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ गलत हुआ है। अगर घर वालों ने मुझे गलत समझ लिया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? तारा मेघा को कुछ समझाते हुए बोलती है और उसके सर में हाथ फेरते हुए बोलती है, देख क्यों समझेंगे? अंकल आंटी तुम्हें गलत है वह तुम्हें समझेंगे, तुम्हें बताएंगे हर चीज सच सच, वह तुम्हें समझेंगे, तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा उनकी ही जरूरत है।
मेघा वैसे तारा उनसे जो रो रही थी और तारा उसके सर में हाथ फेर कर उसे शांत करवा रही होती है। मैं कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे गलत ना समझ बैठे। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ गलत हुआ है। अगर घर वालों ने मुझे गलत समझ लिया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? तारा मेघा को कुछ समझाते हुए बोलती है और उसके सर में हाथ फेरते हुए बोलती है, देख क्यों समझेंगे? अंकल आंटी तुम्हें गलत है वह तुम्हें समझेंगे, तुम्हें बताएंगे हर चीज। सच सच वह तुम्हें समझेंगे, तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा उनकी ही जरूरत है। मेघा वैसे तारा उनसे जो रो रही थी और तारा उसके सर में हाथ फेर कर उसे शांत करवा रही होती है। एक आदमी गुस्से में एक रूम का सारा सामान तोड़ फोड़ रहा था और उससे मैं अपने सामने खड़े दो लोगों को खोलते हुए घूरता हुआ बोलता है, व्हाट द हेल? तुम लोग पागल हो गए हो? मतलब तुम लोग कैसे किसी और लड़की को उठा कर ला सकते हो? तुम बेवकूफों की वजह से मैं मलंग ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद दी, सिर्फ और सिर्फ तुम बेवकूफों की एक गलती की वजह से। मैं मलंग जो हमेशा लड़कियों की हिफाजत करने के लिए पहुंच जाता था, लड़कियों को हमेशा से सेव करता था, लेकिन तुम बेवकूफों की गलती और लापरवाही की वजह से मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे कैसे मैं एक लड़की की जिंदगी पर बात कर सकता हूँ? वह अपने बालों को नाचते हुए बोल रहा था। मैं मलंग कैसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? जॉन मलंग को शांत करवाते हुए बोलता है, सर आप शांत हो जाए। अब जो होना था वह तो हो गया। हम उस चीज को नहीं बदल सकते हैं, पर हम ये जान सकते हैं कि वह लड़की कौन है और हम उसको पे कर सकते हैं। मलंग जॉन को घूरते हुए बोलता है, जॉन तुम पागल हो गए हो। एक लड़की है वह, और एक लड़की को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है, और मैंने उसे लड़की की इज्जत की ही धज्जियां उड़ा दी। तुम्हें पता है, उस लड़की को आज तक किसी ने भी नहीं छुआ है। वह वर्जन थी और मैंने उसे लड़की के साथ इतनी बड़ी गलती कर दी, उसकी वर्जिनिटी छीन ली, उस लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा। जॉन उन दोनों गार्ड्स को देखते हुए बोलता है, कौन है वह लड़की और तुम्हें कहाँ पर मिली थी? वह गार्ड कुछ सोचकर बोलता है, सर हम इस लड़की का पीछा कर रहे थे और वह लड़की वही इस क्लब में आई हुई थी और उस लड़की ने भी इस लड़की जैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी। हमने आपको मैसेज किया कि हमें वह लड़की मिल गई और हमने पलट करके भी देखा, वह लड़की वही खड़ी हुई थी और हम इस लड़की को उठा करके ले आए और सर के रूम में करके हवाले कर दिया। लेकिन जब हमने दूसरे दिन सुबह उस लड़की को जो बोला था नजर रखने के लिए, उसको आराम से चलते हुए बाहर देखा और वह लड़की तो आपके साथ आपके रूम में थी। आपके जाने के बाद भी वह आपके रूम नहीं थी, तो वह लड़की बाहर नहीं हो सकती थी। फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ निकला तो हमें पता चला कि वह लड़की वहां थी ही नहीं। मतलब हमने दूसरी लड़की को उठा लिया था और अब हम जब उस रूम में गए, उसे लड़की को देखने के लिए वहां कोई भी नहीं था, वह लड़की भी गायब थी। मलंग खुद से धीरे से बोलता है, उस लड़की के लिए हालत तो नहीं थी कि वह खुद से जा सके। जरूर कोई और आया था उसे लेने, पता लगाना पड़ेगा। मलंग उन दोनों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम लोगों की वजह से मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। जल्द से जल्द उसे लड़की के बारे में पता लगाओ और ढूंढो। वह लड़की कहाँ पर है? अब दफा हो मेरी नजर के सामने से। मलंग को इतने गुस्से में देखकर वह दोनों गार्ड जल्दी से उस रूम से चले जाते हैं। जॉन मलंग को शांत करवाते हुए बोलता है, सर शांत हो जाए, वह लड़की मिल जाएगी। मलंग वही चेयर पर बैठ जाता है। उसने अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। वह खुद से ही बोलता है, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे कम से कम एक बार उसे लड़की का चेहरा तो देखना चाहिए था। जॉन उसे दोबारा शांत करवाने लगता है। जॉन मलंग को शांत करवाते हुए बोलता है, सर शांत हो जाए। मलंग जॉन को घूरते हुए चिल्लाकर बोलता है, जॉन मैं कैसे शांत हो जाऊं? उसकी इस वक्त वह इलेक्ट्रिक ब्लू आंखें लाल हो गई थी। वह फिर से जॉन से बोलता है, जॉन मैंने एक लड़की की जिंदगी पर बात कर दी, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम जानते हो, मैंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दी। तुम्हें पता है, मैं नशे में इतना ज्यादा हैवान बन गया था कि मुझे भी नहीं पता था, शायद मैं नशे में नहीं होता तो मैं इतना ज्यादा वाइल्ड नहीं होता। तुमने शायद नहीं देखा, लेकिन उसे बैग की पूरी बेडशीट खून से सन गई थी और मुझे भी नहीं पता मैं इतना ज्यादा वाइल्ड कैसे हो गया था। शायद सिर्फ नशे की वजह से, और मेरे नशे की वजह से शायद वह लड़की पता नहीं बची भी होगी कि नहीं बची होगी, कहीं वह मर ना गई हो। मैंने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी।
इस चीज का गिल्ट मुझे सारी जिंदगी रहेगी। अगर वह लड़की जिंदा है तो मैं उसे अपने पास रखूंगा, उसे हर तकलीफ से दूर रखूंगा, शायद इसी तरीके से मेरा गिल्ट कम हो जाए। वह फिर जॉन को देखते हुए बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। जॉन मलंग को देखते हुए बोलता है, आर यू श्योर? मलंग धीरे से बोलता है, यस। जॉन के वहां से जाने के बाद मलंग चेयर पर बैठे हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने मेघा का चेहरा आ जाता है, जिसमें उसकी मासूमियत साफ साफ झलक रही थी और वह खुद को छोड़ने की बार बार मिन्नत कर रही थी, लेकिन मलंग उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा था। मलंग तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। उसकी वह इलेक्ट्रिक ब्लू आईज लाल हो गई थी। मलंग अपनी उन लाल आंखों से खुद को शीशे के सामने देख रहा था। वह इस वक्त खुद को पॉइंट करके बोलता है, मलंग तुम ऐसे नहीं थे। तुम उस रात ऐसे कैसे बन गए? तुम क्यों नहीं थे? तुम उस रात को तुम एक जानवर बन गए। मलंग खुद से ही नजर नहीं मिल पा रहा था। वह अपनी नजरें नीचे कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ आंशी एंटरप्राइज, रिदांश अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से वर्क कर रहा था, जिसे उसे करना था। तभी वहां पर अनिरुद्ध आ जाता है। वह बिना नोक किया रिदांश केबिन में आ जाता है और रिदांश की तरफ एक फाइल बढ़ाकर बोलता है, ये कुछ मॉडल की फाइल है, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। रिदांश उन मॉडल की फाइल को देखने लगता है। वह उस पूरी फाइल को देखा और फिर अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए बोलता है, इनमें से हमें कोई भी मॉडल कुछ खास नहीं लगी है। वह मॉल एक बहुत ही बड़ा मॉल है। उसकी प्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी मॉडल चाहिए जो बहुत ही अच्छी तरीके से इस काम को अंजाम दे सके, और हमारे पास इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए सिंगल तो है, बस एक धमाकेदार मॉडल की जरूरत है, जो हमें इनमें से कोई भी नहीं लगी है। फिर भी एक बार मैसेज ठाकुर को यह फाइल दिखा दीजिए। अनिरुद्ध वहां से जाने लगता है। रिदांश उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं वेट रुको, मैसेज ठाकुर को हमारे कमरे में भेजो और फाइल यहीं रख के जाओ। अनिरुद्ध भी वैसे ही करता है। वह उसे फाइल को वही टेबल पर रख देता है और वह अर्चना के केबिन की तरफ चला जाता है। रिदांश केबिन से निकलकर वह अर्चना के केबिन के बाहर खड़ा होकर नोट करता है। अर्चना जो लैपटॉप में देखकर कुछ करने में बहुत ज्यादा बिजी थी, वह नोट करने की आवाज सुनकर बिना गेट की तरफ देख अपने लेफ्ट उंगलियां लैपटॉप में चलते हुए बोलती है, कम इन। अनिरुद्ध अर्चना की केबिन के अंदर आता है और बिना अर्चना को देख अपना सर नीचे झुकाकर बोलता है, मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। अर्चना अनिरुद्ध को देखते हुए बोलती है, बॉस बुला रहे हैं? अब ये हमें क्यों बुला रहे हैं? खैर हम आते हैं। अर्चना के इतना बोलने पर अनिरुद्ध वहां से चला जाता है। अर्चना भी अपने लैपटॉप को थोड़ा सा काम खत्म करके अपने लैपटॉप को बंद करके उसके अपनी केबिन से बाहर निकल जाती है और सीधा रिदांश की केबिन की तरफ से ले जाती है। रिदांश और अर्चना का केबिन ज्यादा दूर नहीं था, उनके केबिन थोड़े आसपास ही थे। वह केबिन एक ही वही 50 फ्लोर पर ही थे। अर्चना बिना नॉक किए केबिन की तरह अंदर चली जाती है और रिदांश के सामने खड़े होकर उसकी टेबल पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुकते हुए बोलती है, आपने हमें इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? हम इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, आपकी वजह से हमें वह काम छोड़कर आना पड़ा। रिदांश अभी तक अपने लैपटॉप में देख रहा था। अर्चना की आवाज सुनकर वह अर्चना को देखा है तो बस देखता ही रह जाता है। अर्चना ने इस वक्त व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर टॉप पहनी हुई थी और उसके ऊपर परत ग्रीन कलर का डांगरी पहनी हुई थी, जो कि हॉट पैंट वाली थी। उसने अपने बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई थी, जो उसके कमर तक लहरा रहे थे और उसकी कुछ लेते उसके चेहरे पर आ रही थी। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। रिदांश उसको देखा है तो बस देता ही रह जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वह जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। बस वह बिना पल के झपकाए एकटक अर्चना को ही देखे जा रहा था। अर्चना वेदांश के कुछ ना बोलने पर उसके करीब आकर उसके तरफ चुपकर अपने हाथों को उसके चेहरे को पास हिलते हुए बोलती है, पतिदेव आप कहाँ खो गए? बताए, अपने यहाँ हमने क्यों बुलाया है? रिदांश एक झटके में अर्चना को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। अर्चना रिदांश की अचानक किए गए एक्शन से बिल्कुल भी संभल नहीं पाती और सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। अर्चना उसको अपनी पलकें झुकाए देखे जा रही थी, लेकिन रिदांश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस अर्चना की गर्दन में अपने हाथों से उसके बालों को स्निफ कर रहा था। अर्चना जो उठने की कोशिश करती तो रिदांश अपनी पकड़ उसके कमर पर और कस देता। वह कस के उसकी कमर को पकड़े हुए था, जिससे अर्चना बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। अर्चना अपनी गर्दन टेढ़ी करके रिदांश को देखते हुए बोलती है, पतिदेव यह आप क्या कर रहे हैं?
ये ऑफिस है। रिदांश कुछ भी नहीं बोलता और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है। वह बस उसके चेहरे की तरफ झुकता ही जा रहा था। अब वह उसके चेहरे के इतने नजदीक था कि दोनों की सांसें आपस में खुल रही थी। वहां का माहौल मदहोश हो गया था। अर्चना कुछ भी नहीं बोल रही थी। अगर वह कुछ भी बोलती तो दोनों के होंठ आपस में टकरा जाते हैं और उनकी किस हो जाती। रिदांश अर्चना को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी? आप बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना। बोलते हुए रिदांश के होंठ पर अर्चना के होठों से टकरा रहे थे। अर्चना रिदांश कितना करीब आने से थोड़ा सा घबरा जाती है और हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्चना के भी होंठ उसके निचले होठों से टकरा रहे थे। रिदांश एक झटके में अर्चना के होठों को अपनी कैद में कर लेता है। वह तो यही चाहता था कि अर्चना कब अपना मुंह खोल और उसके होठों को अपनी कैद में कर लेता है। रिदंश उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अर्चना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। रिदांश की किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी। वह उसके होंठों को शक कर रहा था। अर्चना रिदांश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वह उसके सामने ऐसी थी जैसे हाथी के सामने चींटी। वह ऐसी थी। रिदांश के सामने तो अर्चना जैसी चींटी जैसे हाथी जैसे पहाड़ को खुद के ऊपर से अलग कर पाती। रिदांश की किस धीरे धीरे मदहोश होती जा रही थी। अर्चना भी इस मदहोशी में घुलती जा रही थी। वह रिदांश का साथ देने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता। उसके हाथ अपने आप ही रिदांश बालों में पहुंच जाते हैं और उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसके बालों को सहलाने लगती है। वही वेदांश के हाथ अर्चना के पेट पर चल रहे थे। वह उसकी डंगरी की पट्टियों को उसकी गर्दन से नीचे खिसका देता है और उसकी उसे गर्दन में अपने हाथों को चलाने लगता है। अर्चना के हाथों को अपने बालों से नीचे करते हैं और उसकी डंगरी की पट्टियों को उसके हाथों से निकाल देता है। इस वक्त उसकी किस करना जारी था। उसने अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। रिदांश दोबारा अर्चना के हाथों को अपने सर पर रख लेते हैं। अर्चना वैसे ही मदहोश हो चुकी थी। वह रिदांश के बालों पर एक बार फिर अपने हाथ को चलने लगती है। रिदांश के हाथों के टॉप पर चल रहे थे। करीब आधे घंटे की पैशनेट किस के बाद अर्चना के होठों को छोड़ देता है। अर्चना गहरी लंबी सांस ले रही थी जिससे उसके सीने पर ऊपर नीचे हो रहे थे और रिदांश के साथ सीने से टकरा रहे थे। रिदांश उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसके बालों को एक बार फिर स्निफ करते हुए बोलता है, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी बट नो दिस टाइम। तुम्हारी यह बोल्डनेस हम पर अभी काम नहीं आने वाली है। वेदांश इतना बोलकर रिदांश को सीधे घुमा देता है और उसकी आंखों के सामने उसे फाइल को रख देती है जिसमें मॉडल की फोटोज थे। अर्चना रिदांश की बात पर उसे घुटकर देखते हुए अपने मन में बोलती है, अभी खुद हमारे बोल्डनेस के दीवाने हो पड़े थे। बिना हमारी इजाजत के हमें किस कर लिया और अब बोल रहे हैं कि हमारी बोल्डनेस इन पर काम नहीं आने वाली है। इनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इनको तो हम बाद में तुम बताएंगे। इतना बोलकर खुद से ही वह उसे फाइल पर देखने लगती है। जहां रिदांश उसे दिख रहा था वहां बहुत सारे मॉडल की फोटोज दे। अर्चना एक एक पेज पर घूरकर मॉडल को देखते हैं फिर रिदांश से हाथ से फाइल लेकर वही टेबल पर पटकते हुए बोलती है, यह मॉडल है। मॉडल के नाम पर कलंक है। इतना बेकार टेस्ट नहीं तो आपका। आप अच्छी मॉडल नीचे प्रोजेक्ट के लिए ढूंढते या फिर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट में 50% मांगा है तो आप चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट लॉस हो जाए। रिदांश अपनी ग्रे और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों को छोटी करके उसे घूरने लगता है लेकिन अर्चना को इस वक्त कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आगे बोलती हैं, इन मॉडल में से हमें एक भी मॉडल पसंद नहीं आई है। ये सारी मॉडल बेकार है लेकिन एक मॉडल है जिसे हम अच्छे से जानते हैं। बस उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए तो मॉडलिंग करने के लिए राजी हो जाएगी।